मैं भारत की सड़क हूँ। लोग मुझ पर चलते हैं पर मुझे गौर से नहीं देखते। मेरे सीने पर इतिहास के घाव हैं और भविष्य के पदचिन्ह। मैंने इस मुल्क को मिट्टी से उठकर मुकुट पहनते देखा है। मैंने देखा है जब इस देश ने एक वादा किया था कि यहाँ की हर आवाज को एक जगह मिलेगी। यह संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हर भारतीय का रक्षक है। लेकिन यह संविधान आज धुंधला हो रहा है। अदालतों ने कहा कि विरोध लोकतंत्र की सुरक्षा वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व है। अगर वॉल्व बंद कर दिया जाए तो प्रेशर कुकर फट जाता है। मैंने देखा है 1965 में मद्रास की सड़कों पर भाषा की आग, 1974 में गुजरात की नव निर्माण की लहर और वो जेपी आंदोलन जिसने सत्ताओं के अहंकार को धूल चटा दी थी। तब छात्र सड़क पर उतरते थे तो देश बदलता है। आज छात्र सड़क पर उतरते हैं तो एफआईआर का कॉपी पकड़ा दिया जाता है। वक्त बदला, अब सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, हर उठती आवाज को दमन करने का एक रास्ता है। चाहे वह जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जहां उस रात छात्रों पर बूटों का शोर था। मैंने देखा कि लाइब्रेरी की खिड़कियों से झांकता हुआ डर दिख रहा था। मैंने देखा किताबों पर गिरता हुआ खून। जामिया की वो रात, वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर हमला नहीं था, वो उस सोच पर हमला था जो सवाल पूछती है। दिल्ली की सर्दी में जब पानी की बौछारें छात्रों को भिगो रही थी, मैं सड़क उनके नीचे कांप रही थी। एक तरफ शोर था, देशद्रोही, दूसरी तरफ खामोशी थी, देश प्रेमी। सड़क जानती है कि असली देशद्रोही वो है जो मुल्क के बच्चों के हाथ में किताब की जगह चोट का निशान दे दे। अब मैं चलती हूँ अरावली की उन पहाड़ियों की तरफ जहां पत्थरों को भी बोलना आता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक ऐसा परिसर जहां रातें बहस में गुजरती हैं और सुबह नारों में। लेकिन आज यहाँ की हवा भारी है। मैंने देखा वो लोहे के नीले बैरिकेड, वो इंसानों के बीच की दीवारें नहीं थी, वो विचारों को कैद करने का पिंजरा थी। जब छात्रों को घसीटा गया, जब लड़कियों के सर पर लाठियां पड़ी, तब उन सड़कों पर सिर्फ धूल नहीं उड़ रही थी, लोकतंत्र की साख उड़ी थी। क्या यूनिवर्सिटी में अब सिर्फ वही बोला जाएगा जो सत्ता सुनना चाहती है? क्या क्लासरूम अब सिर्फ रटने की मशीन बनाएंगे? मैं सड़क हूं। मैंने तानाशाहों को आते और जाते देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक वक्त के बाद सड़कें फिर से बोलने लगती हैं, क्योंकि जब जुबान पर ताले लगते हैं तो पैर बोलना शुरू करते हैं, और जब पैर चलते हैं तो इतिहास करवट लेता है। याद रखना, सड़कें कभी नहीं भूलती। हर आंसू, हर नारा, हर सन्नाटा। मैं गवाह हूं और मेरी गवाही वक्त के किसी न किसी पन्ने पर दर्ज जरूर होगी। भाजपा की सरकार हो, कल को कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी, फिर भी यहाँ के आईएसएफआई और जेएनयू उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेगा या जो गलत काम करेगी तो। और स्टूडेंट्स मूवमेंट की यही फितरत होनी चाहिए। और लेकिन एक उसमें जो बड़ा बदलाव हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जहाँ भी फासिस्ट रिजीम सत्ता में आती है तो वो उनका एक नेचर होता है कि स्टूडेंट्स मूवमेंट को आप दबाएं, डिसेंट की आवाज़ को दबाएं। और उनका ये थ्योरी में है, उनका एक फ़िलॉसफी में है, और ये कोई ऐसा नहीं है। फासिज्म का फ़िलॉसफी है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना है। जब हिटलर का राइज हो रहा था जर्मनी में, तो जब से सबसे पहला हमला हुआ वो विश्वविद्यालयों पे हुआ कि आप एक एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल जो है वो खड़ा करिए। और फिर वहीं से तमाम जर्मनी की यूनिवर्सिटी से लोग निकले और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके बस गए, दूसरे देशों में बसे, फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं ज़्यादातर। और हिंदुस्तान में भी यही हुआ। मोदी सरकार 2014 में आई और जेएनयू के खिलाफ। जेएनयू एक तो वामपंथ का बेस्टन था, बट वामपंथ से भी ज़्यादा एक पब्लिक एजुकेशन का रोल मॉडल कि आप पढ़ना चाहते हैं, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा आपकी जेब में कितना पैसा है। सबसे सिंपल भाषा में ये समझें तो वो 2016 का वक्त था, पहला वक्त जब हम देखते हैं कि गोदी मीडिया के सहारे जेएनयू को बदनाम करने का एक बड़ी साजिश रचते हैं। और एक समझिए कि लिंचिंग जैसा माहौल, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो 2016 में मैं जेएनयू के खिलाफ था। अपनी आई थिंक वो मैं 11th या 12th में था, और उस मीडिया के पूरे नैरेटिव में मैं भी था कि जेएनयू में तो लोग यही सब करते हैं, एंटी नेशनल नारे लगाते हैं। तो उस तरीके का सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, जो एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल था। और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कि क्लास में जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपके पास तमाम चीज़ें हो सकती है जो आप अपने गाँव से, शहरों से सीख करके आते हैं, चाहे वो पैट्रियार्की की वैल्यूज़ हो, चाहे वो
आपको एक तरीके से लोगों के सामने आप सवाल करने की आदत ना हो। बट वो होता था कि क्लासरूम में आप जब जा रहे हैं तो टीचर्स आपके इतने फ्रेंडली हैं, टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको सवाल करना सिखा रहे हैं। वहाँ एक चेंजेस होता था। क्लासरूम के बाहर तो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, क्लासरूम के अंदर टीचर्स भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। अब माहौल बदल गया, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की चुन चुन करके आरएसएस के लोगों का रिक्रूटमेंट इस यूनिवर्सिटी में 2016 के बाद हुआ है। तो वहाँ आपको एक प्रकार का सर्विलांस कि भाई तुम अगर बोल दोगे कुछ तो हम तुम्हारा नंबर काटेंगे, तुमको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ एक डर क्लासरूम के अंदर बनाने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद देखिए एमफिल और पीएचडी में डिसकंटिन्यू कर दिया गया उसको, एमफिल को फिर स्क्रैप कर दिया गया और 2019 में फी हाइक करने की कोशिश की गई। जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट जो पीएचडी में मिलता था वो खत्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो जेएनयू को बनाता था। अगर कोई मान लीजिए यहाँ बैचलर करने आया है तो 3 साल बैचलर करेगा, 2 साल मास्टर करेगा, 2 साल एमफिल करेगा, 4 साल पीएचडी करेगा। तो उनके पास एक लंबा वक्त है यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो अपना समय दे सकते हैं कैंपस में स्टूडेंट्स मूवमेंट को बनाने में, पढ़ाई लिखाई करने में। उनको सोचना नहीं कि भाई घर पे फ़ोन करना पड़ेगा हर महीने पैसे के लिए। तो आपके पास एक लीजर टाइम मिलता है, तो वो अब खत्म हो गया है। अब मास्टर्स आपका 1 साल का होने वाला है। आप मान लीजिए किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जहाँ स्टूडेंट मूवमेंट का बहुत कल्चर नहीं है, जेएनयू में आपका एडमिशन हुआ, 1 साल के लिए आप मास्टर्स करने आए। अब उसमें भी आपको ये डर है कि यदि आप खड़े होकर प्रोटेस्ट कर दिए तो आपका प्रोफेसर आपको पीएचडी में एडमिशन ही नहीं लेगा। तो और 1 साल तो सेंसिटाइज होने में, समझने में ही लग जाता है। तो वो वक्त यूनिवर्सिटी में आप कम से कम बिताएं, उसकी तैयारी सरकार ने पूरी तरीके से कर दी है। तो वो एक बड़ा बदलाव आप समझिए कि फासिस्ट रिजिम आने के बाद, मोदी के रिजिम आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ के स्पेसिस पे हुआ है। जेएनयू choosing activists who she sees as potential candidates from several organizations, which means to continuously depoliticize. One activist is coming, engaging, fine. We are studying in Jawaharlal Nehru University with 268 rupees as a semester fees. Now to that same student who's doing their education in 268 rupees, this vice chancellor has been imposing fines ranging from 5,000, which is minimum, to 19,000. And in the recent protest, that we have been rusticated in, the 4 of us have been rusticated along with the former JNUSU president. But other than that, the 9 activists who have gotten fines, it is very funny, hilarious to read that office order. It says that your crime is you were clapping hands and you were sloganeering. In what sense of democracy is clapping and sloganeering a crime? So if this is not the heights of crippling of democracy, then this has never happened in the history of JNU. And in the history of JNU, it is for the first time that all of the union office bearers have been rusticated together. तो आप हमें ये बताइए कि जेएनयू के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आप मूवमेंट को लेके या एनएसयूआई के मूवमेंट्स को लेके आप लोग लगातार विरोध में रहते हैं। किन चीज़ों के विरोध में हैं आप और किन चीज़ों से आपको आपत्तियां हैं एडमिन के? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिनका विरोध करते रहते हैं? अच्छा, अभी जो 3 साल पहले एक सीपीओ मैनुअल करके है, चीफ डॉक्टर ऑफिस का मैनुअल इस कैंपस में लाया गया था, जिसके बाद में इस कैंपस में एकेडमिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट करना, उस पर फाइन लगा दिया जाता है, उसको एज ए अपराध बताना शुरू कर दिया। तो इसके चलते जो स्टूडेंट एक्टिविज्म है इस कैंपस का वो लगातार घट रहा है। आप कोई कॉमन इश्यू मान लीजिए, हॉस्टल के लिए आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो आप पे फाइन लगा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी इस कैंपस में जो कमियां हैं उसको अगर लड़ने के लिए स्टूडेंट जाता है तो उस पर फाइन लगा दिया जाता है। तो ये एक तो सीपीओ मैनुअल हो गया, और दूसरा उसके बाद जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में पुलिस का इंटरफेरेंस इस कैंपस में बढ़ा है कि आप कोई भी छोटी सी मोटी एक्टिविटी या प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस को इस कैंपस के अंदर ला दिया जाता है। तो ये बहुत एक खतरनाक प्रेसिडेंट है जो सेट कर रहा है इस कैंपस के लिए। और बाकी कैंपसेस के लिए तो जैसे मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जामिया में जिस तरीके से पुलिस ने अंदर घुसके जो मारपीट की थी जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय। तो आप उस समय जामिया में थे? हाँ, उस समय में जामिया में। तो पुलिस का यूनिवर्सिटी, आपने बात की पुलिस का यूनिवर्सिटी में घुसना, तो पुलिस की यूनिवर्सिटी में घुसने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर जो किसी एक्टिविटी या किसी मूवमेंट से जुड़ना चाहता है लेकिन किसी संगठन से नहीं है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, एक सिंपल सा ये प्रोसेस आप समझिए कि एक यूनिवर्सिटी में अगर आप
एक तो आप एकेडमिक चीज़ों में ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, और दूसरा अगर एडमिन की तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए लागू नहीं हो पा रही है, या स्टूडेंट्स की जो राइट्स की बात है वो लागू नहीं हो रही, तो उसके लिए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोटेस्ट करता है अपनी चीज़ों के लिए, हॉस्टल के लिए या फेलोशिप है उसके लिए, या बाकी सारी चीज़ें उनके लिए। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी की अंदर की चीज़ों को आप अगर बाहर के कानून के हाथ में दे देते, पुलिस का इंटरफेरेंस हो जाता है, तब ये समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी आपके अपने स्टूडेंट्स को सुनना नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन करवाना चाह रहा है, बाहर से पुलिस से ब्रेकडाउन करवाना चाह रहा है, या लॉ से ब्रेकडाउन करवाना चाह रहा है। तो ये साफ एक तौर पर मानसिकता दर्शाती है यूनिवर्सिटी के एडमिन की, किस तरीके से कि हम लोग आपकी डिमांड्स को पूरी नहीं करने वाले, आपके राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आप बस पुलिस से देखिए। अंतिम सवाल कि आप NSUI से जुड़े रहे, आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे, तो NSUI लेफ्ट के खिलाफ और ABVP के खिलाफ यहाँ पे अपना कैंडिडेट देती है, लेकिन SU के मूवमेंट्स में आप लोग हमेशा SU के साथ खड़े रहते हैं, तो ये एक विरोध भी आप करते हैं और उनके साथ भी खड़े हैं, तो इस पे ये किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इस कैंपस में NSUI हमेशा से लेफ्ट और राइट दोनों के खिलाफ लड़ता है, और राइट के खिलाफ इसलिए क्योंकि ब्रॉडर तौर पे हम देखेंगे देश में भी कांग्रेस हमेशा से BJP और RSS का जो तंत्र है उसके खिलाफ लड़ रही है, और हम भी इस कैंपस के बाद लड़ते आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो। लेकिन इस कैंपस में जब यूनियन स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाता है, तो हमारा एक तरीके से फ़र्ज भी बन जाता है कि उस ऐसे जो इश्यूज हैं, जैसे अभी UGC रेगुलेशंस को लेकर हम लोग MOU पे मार्च लेके जाने वाले हैं अभी, तो इस पे UGC के लिए सपोर्ट करना कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का स्टैंड भी रहा कि रोहित तक लागू होना चाहिए, और हमारे NSUI के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इस पर बात रखी। तो हम लोगों का इस पर एक फर्ज भी बनता है कि जो इश्यूज स्टूडेंट्स के लिए, जो इश्यूज हक की आवाज़ के हैं, उनको सपोर्ट करना हमारा दायित्व, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, ताकि जो UGC रेगुलेशन से कोई भी इशू अगर वो रेज हो रहा है और हमारे सपोर्ट से और ज़्यादा रेज हो सकता है, तो इसमें मुझे लगता है सबको सपोर्ट करना चाहिए तमाम लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।